सरकार द्वारा हर जिला मुख्यालय पर सरकार में जो दूसरा बजट पेश किया गया उसके बारे में सभी से उसके प्रकाश डालने हैं, तो आज बीकानेर में मैं आपके बीच में समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। एक ऐसा बजट माननीय मुख्यमंत्री जी लेकर आए जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन विकसित भारत 2047 का लक्ष्य को लेकर मुख्यमंत्री जी द्वारा बजट लाया गया, विकसित राजस्थान को संकल्प 2047 तक लेते हुए। और जैसे कि आपको ज्ञात है, कुछ दिन पूर्व ही राइजिंग राजस्थान समिट आयोजित किया गया था, जिसमें लगभग 35 लाख करोड़ के अपने निवेश के प्रस्ताव आए गए थे। तो जिसमें इस तरह का पहले साल ही उस राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम करके मुख्यमंत्री जी ने संदेश दिया कि हम राजस्थान को एक इंडस्ट्रियलाइज स्टेट के रूप में, विकास के रूप में लेना चाहते हैं और हमारी इकोनॉमी को 2030 तक $350 बिलियन तक ले जाकर विकसित प्रदेश के रूप में राजस्थान आगे आए। उसी कड़ी में दूसरा बजट माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी द्वारा पेश किया गया और उसमें पूरे राजस्थान के लिए तो घोषणा है ही, पूरे पर बीकानेर के लिए संदर्भ में कि आप और हम सब बीकानेर से हैं, तो बीकानेर के विशेष जो घोषणाएं बजट में की गई है, जिससे बीकानेर भी जो विकसित राजस्थान है, विकसित राजस्थान बीकानेर भी विकसित हो, आप सबका और हमारा ये प्रयास है और हम सबकी इच्छा है कि बीकानेर भी विकसित जिले के रूप में आगे आए। तो सबसे महत्वपूर्ण हमारा, जैसे भारत कृषि प्रधान देश है, कृषि क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, क्योंकि खुद वे किसान है, कृषि क्षेत्र में हमेशा उनका प्रयास रहा कि ज्यादा से ज्यादा काम किए जाए। कृषि क्षेत्र के लिए आप ये देखें कि 550 करोड़ के नहरों के जो खाड़े मोगे हैं, उनके लिए, जीर्णोद्धार के लिए, उनकी मरम्मत के, रिपेयरिंग के लिए नए नव निर्माण हेतु बजट जारी किए गए। सिर्फ बीकानेर जिले का मैं बता रहा हूँ 550 करोड़ का, और पिछले बजट में 300 करोड़ के लगभग इसमें जारी किए जा चुके थे। ये जो खाड़ों का नव निर्माण है, उससे किसानों को, प्रत्येक किसान को 20 से 25% एक्स्ट्रा पानी का बचत होगी, जिससे कि खेती में क्षेत्र में नई क्रांति आएगी। और ना सिर्फ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तर्ज पर इस बजट में 9,000 रुपए, 3,000 रुपए राजस्थान सरकार की तरफ से घोषणा की गई है, तो ये भी अपने आप में बड़ा है। और इसमें एक हम पक्ष देखते हैं कि सिर्फ सम्मान निधि का राशि का, पर साथ में इसका जो प्रभाव समाज में है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। जब मैं अपने क्षेत्र के गांव में जब घर घर संपर्क कर रहा था 2 साल पहले, तो एक बुजुर्ग व्यक्ति बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा कि इस योजना से मेरे तो बहुत लाभ है, 24,000 रुपए आ रहे हैं। उस टाइम 6,000 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि रही है, जो आज भी है। तो मैंने कहा आपके 24 कैसे आ रहे हैं? कि मैंने अपने बच्चों के सबके खाते अलग अलग कर दिए, पोतों तक के अलग कर दिए, तो 24,000 आ रहे हैं। तो ये भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसलिए भी महत्वपूर्ण हम मानते हैं कि आगे आने वाले टाइम में पारिवारिक विवाद जो आप और हम देखते हैं, उसमें भी इस किसान सम्मान निधि योजना का बड़ा महत्वपूर्ण रोल इसका रहेगा। और हमारा ही विभाग है जिसमें गेहूं समर्थन मूल्य पर हम लेते हैं। हमारे संकल्प पत्र, घोषणा पत्र में घोषणा की गई थी कि 2700 रुपए तक हम गेहूं खरीदेंगे। तो 2425 केंद्र सरकार का समर्थन मूल्य, पिछले बजट में हमने 100 रुपए की घोषणा करी थी, इस बार 150 रुपए की सरकार माननीय मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई। तो 2575 रुपए गेहूं का समर्थन मूल्य किसान को मिल रहा है। वो पूरे भारत में सबसे ज्यादा मिल रहा है, तो राजस्थान में मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो घोषणा पत्र में ये, और जो हर जगह माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं 2027 तक किसानों को 6 घंटे दिन में बिजली देंगे, वो 6 घंटे बिजली हमारे बीकानेर का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। जो सोलर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उनके माध्यम से किसानों को 6 घंटे बिजली लाइट उपलब्ध होगी। मुझे वो दिन याद है जब 2012 में तत्कालीन मुख्यमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बिरला ऑडिटोरियम में जयपुर में आए थे, तब उन्होंने सोलर के बारे में बात रखी थी। उस समय हम सब इन चीज से अभिनिज्ञ थे कि सोलर ऊर्जा भी ऐसा ला सकती है क्या राजस्थान में क्रांति। पर आज हम देखते हैं उसको ज्यादा समय नहीं हुआ है। हमारे क्षेत्र में सौर ऊर्जा जो क्रांति लेकर आई है, उससे इस क्षेत्र का तस्वीर बदली है कि किस तरह लोगों को रोजगार मिल रहा है। और न सिर्फ रोजगार मिल रहा है, बल्कि किसानों को चाहे किराए से आय मिलने लगी है, कार्य करने लगे हैं। तो इस आर्थिक समृद्धि इस क्षेत्र में आई है। उसमें सोलर प्रोजेक्ट्स का, तो अभी तो सिर्फ सोलर प्रोजेक्ट्स का, आने वाले टाइम में जब दिन में किसानों को लाइट मिलेगी, तो उससे हमारे इस क्षेत्र में किसान को और ज्यादा लाभ इस क्षेत्र में मिलेगा। और जिस तरह लाइटों की बात हो रही है, लाइटों में जिस तरह 220 के जीएसएस मंजूर किए गए हैं,
132 केवी जीएसएस मंजूर किए गए। मैं धन्यवाद प्रशासन को, जिला प्रशासन के समस्त अधिकारियों को भी देना चाहूंगा कि उन्होंने भूमि का आवंटन बड़ा तीव्र गति से करा, उनके ज्यादातर टेंडर हुए और टाइम पे काम हो गए। 33 केवी के जीएसएस भी अनेक मंजूर हुए। तो जगह जगह पर जो लाइट का काम सुदृढ़ीकरण हो रहा है, जो पिछले 5 साल में पूर्व की सरकार में नहीं हुआ, उसकी वजह से जो क्षेत्र में किसानों को परेशानी हो रही, जिस अब काम हो रहा है। और विशेष धन्यवाद केंद्र सरकार की माननीय अर्जुन राम जी मेघवाल जी को, जो आरडीएसएस योजना का बजट लाए, उसका काफी अच्छा हिस्सा हमारे बीकानेर जिले को भी दिया। बीकानेर जिले में मुझे आपको बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि ढाणी लाइट के कनेक्शन भी हो रहे हैं। जिन किसान भाइयों ने 2017-18 में ढाणियों के डिमांड जमा कराए थे, उन सब के कनेक्शन हो रहे हैं। और साथ में जो नए किसान यदि 4-5 का ग्रुप बनाकर अपना भूमि का खातेदारी का दे रहा है और अपना एप्लीकेशन भी दे रहा है, तो उसको भी लाइट का कनेक्शन की प्रक्रिया में लिया जा रहा है। और साथ में नए फीडर का निर्माण करना, नए पोल्स, नए तार, सारे ये और ऑगमेंटेशन सिस्टम, ऑगमेंटेशन जो 33 केवी के जीएसएस पुराने बने हुए, उनमें अतिरिक्त ट्रांसफार्मर आना, ताकि किसानों को और गांव में निर्बोध अनस्टॉपेबल वोल्टेज, पूरा अनइंटरप्रेटेड वोल्टेज मिले। उस प्रयास में बेहतरीन काम हो रहा है। आप गांव में जाकर देखिए, अभी सरकार को सिर्फ 1 साल ही हुआ है और इस 1 साल में जो कार्य हुआ है उसमें किसान भाइयों को भी लग रहा है कहीं ना कहीं सरकार ने बेहतरीन काम किया है। और प्रशासन के द्वारा भी उसका राय और मांगे गए थे सरकार के द्वारा, तो उस समय लग रहा था कि शुरू हो जाएगा। ये आरओबी लेट हो गया, उस वजह से वो करंट रहा आपका, पर अभी हो सकता है उसको डिले कर सकते हैं, उसमें अपने उसको बाद में कर देना, उसमें कोई बात नहीं। उसे 1 करोड़ को दूसरी तरफ कर दो, कोई जरूरी थोड़ी, उसको बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं। बात सही है। मूल बात है वो ये है कि सरकार पैसा देती है, वर्षों से दे रही है, लगातार दे रही है। कहीं ना कहीं एक ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जो सड़कें है ना, उनको बनती है उस समय उसका जो मटेरियल जो है वो वाकई गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक अलग बात कहूँ, थोड़ा सा ना नेता ना आप पत्रकार के रूप में, हर जगह जब कार्य होता है तो हमें भी उसका गुणवत्तापूर्ण कार्य देखना चाहिए। देखो, एक बात हकीकत है, हम सिर्फ सरकारी महकमे के सारे नहीं रह सकते, ये कड़वी हकीकत है। मैं थोड़ा अपना व्यक्तिगत बता दूं, हमारे उधर क्षेत्र में जो भी काम होते हैं तो मैं 2 व्यक्ति लगाता हूँ। स्कूल में कमरे बन रहे हैं तो भी 2 व्यक्ति लगाऊंगा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या उप स्वास्थ्य केंद्र बन रहे हैं तो 2 व्यक्ति है, ईंटें खराब आती तो हम काम बंद करा देते हैं, ठेकेदार दौड़े। तो इसके लिए तो आपको और हमको जागरूक होना पड़ेगा, सिर्फ छापने से और बोलने से भी नहीं होगा। थोड़ा कड़वा बोल रहा हूँ पर ये भी हकीकत है, इसके लिए हमें होना भी पड़ेगा हर जगह, मतलब चाहे कोई व्यक्ति हो तब भी वो काम पक्के होंगे। क्योंकि अब ये चीजें तो चल रही है, देखो जो संवेदक है वो चाहेगा कि 2 रुपए बचाए, वो अपना काम इसीलिए लेता है। उसकी जगह शायद आप और हम भी होंगे तो ये भी प्रयास करेंगे कि 2 रुपए कम। वो बिल्कुल है, साहब ने बहुत मेहनत की सब, लेकिन इतने जिद्दी है डिपार्टमेंट। कौन सा है लाइब्रेरी और कौन सी सड़क बात है? 2024 में सड़क बनी थी पेट्रोल पंप नगर निगम के जस्ट बगल से लेके और सीधी माता जी मंदिर तक। उस सड़क पे कम से कम 2.5 फीट गड्ढे हैं। सीसी है ना? और लाइब्रेरी की सड़क सीसी है नहीं, आरसीसी है, सीसी उसमें वो दोनों शामिल है। नहीं, आरसीसी खराब है, सीसी है, कुछ डामर है, जो लोअर इलाका है वो डामर है, ऊपर सीसी है। सर पीडब्ल्यूडी को मुझे कोई अधिकारी अगर है तो मुझे बता दे कि क्या मैं आपसे मैं पूछ रहा हूँ उसमें खड्डे डामर में आई हैं या उसमें सीसी वाले में आई? सीसी में आए और डामर दोनों में दोनों। मैं ये इसलिए वो एक साथ की लाइब्रेरी है। मैं इसका विषय थोड़ा और कहूँ, मैं आपकी बात सही है लोकेंद्र जी, मेरी बात सुनिए। मैं बीकानेर में, मैं खुद भी पीडब्ल्यूडी अधिकारी को बोल रहा हूँ, बीकानेर में कोई एक भी आरसीसी सड़क बताओ जो सक्सेस है, याद आ रही है आपको कोई? नहीं, हकीकत है बात, बिल्कुल। मुझे आरसीसी सड़क बीकानेर में कभी सक्सेस नहीं है। आप कोई भी सड़क उठा के देख लो, वो खराब हुई है। जिस हिसाब का ड्रेनेज है उस हिसाब से दूसरा कोई ड्रेनेज नहीं, या तो यहाँ का टेम्परेचर है, कुछ ना कुछ इश्यू जरूर है, जो मैं टेक्निकल नहीं हूं। पर मैं इतने गांव में भी जैसे आरसीसी में हमेशा खिलाफ हूं। लोग कहते हैं आरसीसी बनाओ, मैंने कहा सब उखड़ती है कि सब आरसीसी मजबूत, मैंने कहा मैं तो आरसीसी मजबूत देखी नहीं आज तक। बीकानेर में ये ढोलामारू को आगे बढ़ाई थी, वो सबसे पहले उखड़ी, उसको फिर उन्होंने किया। मतलब ये मैं कह रहा हूँ आरसीसी मुझे मजबूत तो बताओ, बीकानेर की आरसीसी मजबूत है ये बताओ। अब यहाँ के ड्रेनेज के हिसाब से तो नहीं है मजबूत, ये टेक्निकल है। तो ये इसलिए ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं इस कॉन्सेप्ट की जहाँ बात अधिकारियों से होती है, मैं कहूँ आरसीसी के बजाय आप डामर ही करो, चाहे उसमें खड्डे बने, कम से कम लाइबिलिटी मैनेजमेंट होगा, उसको ठीक तो कर दोगे। आरसीसी ना तो पूरी तरह ठीक हो पाती, ना बात बल्कि और खराब होती। ये बीकानेर का है सिस्टम का। और कोई अच्छी सड़क मिले तो मुझे भी बताना, मैं भी उस पर केस स्टडी लूँ के लिए वास्तव में अच्छी केस स्टडी आरसीसी की। आप मंत्री जी, आपने कुछ प्रस्ताव दिए थे, वो बजट में शामिल नहीं हुए। बजट में तो फाइनल बिल्कुल बजट में, इसलिए कि अभी फाइनेंस मिनिस्टर
अभी जवाब देंगे 27 को, और माननीय सीएम साहब का जवाब आएगा। कम से कम 2 घोषणाएं तो बीकानेर की आएगी। अब कौन सी आती है वो अलग विषय, 2 घोषणाएं तो अवश्य आएगी। मैं मिलके भी आया था, तो मैंने ये कहा साहब उनका सर मत देना, पर ये जरूर देना आप इस बात का। तो ये थोड़ा मैं कहते भी आया था, तो मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ जरूर आएगा बीकानेर के लिए। काफी अच्छा हिस्सा हमारे बीकानेर जिले को भी दिया। बीकानेर जिले में मुझे आपको बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि ढानी लाइट के कनेक्शन भी हो रहे हैं। जिन किसान भाइयों ने 2017-18 में ढानियों के डिमांड जमा कराए थे, उन सब के कनेक्शन हो रहे हैं। और साथ में जो नए किसान 4-5 का ग्रुप बनाकर अपना भूमि का खातेदारी का दे रहा है और अपना एप्लीकेशन भी दे रहे हैं, तो उसको भी लाइट का कनेक्शन की प्रक्रिया में लिया जा रहा है। और साथ में नए फीडर का निर्माण करना, नए पोल्स, नए तार, सारे ये ऑगमेंटेशन सिस्टम, ऑगमेंटेशन जो 33 के जीसस पुराने बने हुए, उनमें अतिरिक्त ट्रांसफार्मर आना, ताकि किसानों को और गांव में निर्वोध अनस्टॉपेबल वोल्टेज, पूरा अनइंटरप्रेटेड वोल्टेज मिले। उस प्रयास में बेहतरीन काम हो रहा है। आप गांव में जाकर देखिए, अभी सरकार को सिर्फ 1 साल ही हुआ है, और इस 1 साल में जो कार्य हुआ है उसमें किसान भाइयों को भी लग रहा है कहीं ना कहीं सरकार ने बेहतरीन काम किया है, और प्रशासन के द्वारा भी उसका राय और विशेष इलाज होगा इसका। कब तक रबड़ बनाऊंगा? मतलब ये एक हकीकत है, हम उसको कैसे करोड़ रुपए बाद में गिरनानी और हनुमानता वालों को डेंगू देता है। मतलब अब चाहे जो भी हो, मतलब इसको अपने को ऊपर से उठना पड़ेगा कि इसका आगे कुछ सही न्यूज शहर का, क्योंकि के तौर पे ही क्यों बनाए रखा जाना चाहिए। मैं कह रहा हूँ ना, मैं इस पे और ज्यादा नहीं कहूंगा, डेंगू बन पाता है। आप हम जो है, जो आपकी बात की मैं कह रहा हूँ, मतलब ये विषय। और दूसरा अंडरपास का जो है, तो मैं अंडरपास का बिल्कुल समर्थक हूँ व्यक्तिगत। अंडरपास इसलिए कि मैंने जगह जगह देखे हैं अंडरपास, उनके शानदार अंडरपास टेक्निक ऐसी आ गई है। अंडरपास आप जयपुर में ये टॉप रोड वाला देखो, इतना शानदार बना है बिना रास्ता रोके, तो तकनीक बहुत आ गई। हम उस तकनीक से बढ़े, क्योंकि आम आप अंडरपास की बात करोगे, लोग कहेंगे साहब बरसात आती है, बरसात बुरे से बुरा पर माने 365 दिन में 10 दिन बरसात आ गई, और 350 दिन तो हम आराम से जाएंगे, वो भी तो एक विषय है। तो ये चीजों को हमें सोचना पड़ेगा। बिल्कुल ये अंडरपास वाली बात है, पर मुझे लगता है इस बार हम अंडरपास का कुछ ना कुछ माननीय मंत्री अर्जुन जी से मिलकर इसमें जरूर कुछ ना कुछ प्रोग्रेस करेंगे। पर एक बड़ी बात आरओबी की आपने बात की, आरओबी नागनीची वाला भी मंजूर हुआ, उसमें उसमें मेरी भी कमी मानो कि हमने उसमें कुछ प्रोग्रेस नहीं करी। उसको प्रोग्रेस करें तो हम आगे आरओबी और कुछ और भी मान सकते हैं। पहले काम तो करें, वो ही काम पूरा नहीं करें तो आगे हम क्या शिक्षा को आगे कैसा बोर्ड होगा, सोचो ले ही नहीं सकता। चीजें बाहर है इस तरह के, और सिर्फ माफिया को मदद करने के लिए पिछले 5-6 सालों में कोई नई और सी योजना आई नहीं। तो इस तरह के लिए बिल्कुल ये है कि वो इतनी भूमि पड़ी है, और शिवबाड़ी का ये मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य है कि इस साल हर हालत में हो सकता है दिवाली से पहले वहां पर मकानों का कुछ ना कुछ शुरू किया जाए। तो ये काम जरूर होए, जिससे लोगों को आवास की सुविधा मिले। कम से कम 7-8 हजार के आसपास वहाँ मकान बनेंगे। और वो सबसे बड़ी बात है, बीकानेर में जिस जगह सर्किट हाउस में आप और हम बैठे हैं, इस स्थान से मात्र 4 किलोमीटर दूरी पर है। इतना नजदीक बीकानेर का कोई नहीं। यहाँ से बीबीएस जाओगे वो 5 किलोमीटर पड़ेगा, पर वो आपके सिर्फ 4 किलोमीटर पास रहेगा। केंद्र सरकार 8वां वेतन आयोग लागू करने की सिफारिश कर चुकी है। आप खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री हैं राज्य में, और दूसरी तरफ चयनित परिवारों को एक दायरे में बांधा जा रहा है। तो जैसे 1 लाख रुपए, जिसके 1 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम है उनको राशन नहीं मिलेगा, जो कोई 4 व्हीलर रख रहा है उसको नहीं मिलेगा। गरीब आदमी जो स्कूटर, जैसे मान लो स्कूल में बसें लगाता है या वैन लगाता है, 40-40 हजार रुपए की वैनें होती हैं, वो लेकर जो काम कर रहा है, अब उसे या तो वो वैनें बेचनी पड़ रही है और काम छोड़ना पड़ रहा है, या फिर इससे दायरे से बाहर होना पड़ रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको जो आपने बात रखी इसमें कि जो केंद्र का बजट आया उसमें 12 लाख तक की लिमिट इनकम टैक्स की गई, वो भी एक केंद्र सरकार का बहुत बड़ा निर्णय था भारत के मिडिल क्लास के लिए। बहुत बड़ा क्रांतिकारी निर्णय। आज तक किसी को उम्मीद नहीं थी कि एक साथ 12 लाख राशि की इनकम टैक्स फ्री होगा। और दूसरा आपने पूछा कि इसमें कि जो रोजगार कर रहा है, जो व्यक्ति स्वयं का रोजगार कर रहा है, उसमें उसको गाड़ी से नाम हटाने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं के रोजगार के लिए ट्रैक्टर है, स्वयं के रोजगार के लिए जिसके पास गाड़ी है वो अपना नाम हटाने की उसको आवश्यकता नहीं। और तीसरी बात आपने ये रखी कि हमारा मेन फोकस है गाड़ी पे। भाई गाड़ी जो आदमी रख रहा है 4 व्हीलर, कई जिस तरह आप मुझे कह रहे हो, कई कहते हैं साहब 50 हजार में 4 व्हीलर ले आते हैं, हम साहब ले आते हो, पर उसमें तेल तो महीने का 5-10 हजार का डालते हो, ऐसे थोड़ी। फिर इसमें और ये बताते हैं कि 12 लाख ये योजना खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत ये था कि जो वास्तव में वंचित है उन लोगों के लिए, ये कोई हर व्यक्ति के लिए नहीं। ये तो आप हम सबका लाभ उठाने लगे तब इस योजना का दायरा वैसे हो गया कि हर व्यक्ति, आप देखो कोठियों में लोग रह रहे हैं, फॉर्च्यूनर में आ रहे हैं, गेहूं ले रहे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं तो हम अंत करेंगे सरकारी योजना को। और हम क्या कर रहे हैं, हमने तो कुछ नहीं किया।
आज 12 लाख राजस्थान में गिव अप अभियान के तहत 1 नवंबर के बाद छोड़ा है, तो स्वतः ही लोगों ने छोड़ा है। हमने अभी तो किसी का नाम अपने आप से नहीं हटाया, लोगों ने अपने आप ही नाम हटाया। और ये भी अपने आप में बड़ी बात है, देश में प्रधानमंत्री मोदी जी ने गिव अप अभियान सिलेंडर के लिए लेकर आए, उसके बाद यदि सरकारी योजनाओं से किसी ने स्वतः ही अपना नाम उठाया है, तो ये दूसरी ऐसी योजना। और हमारा जिस हिसाब से रोज के 10, 15, 20 हजार हट रहे हैं, और इसको हमें शायद 28 फरवरी के बाद हम इसको 31 मार्च तक भी लेके जाएंगे। और न सिर्फ मार्च में, ये पूरे साल अभियान चलेगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, जो भी सक्षम लोग हैं, जो भी बिजली के बिल जिनके लाख रुपए आ रहे हैं, जो घरों में एसी यूज कर रहे हैं, जो 2000 फीट से ऊपर ज्यादा है, वो सब मान के चलिए सरकारी योजनाएं गरीब के लिए, जो पात्र व्यक्ति के लिए, जो सक्षम लोग हैं उनके लिए नहीं है। वो अपना मानस बना के चल दीजिए कि इस मामले में सरकार सकता है, और बिल्कुल ना सिर्फ उनको इस योजना से बाहर किया जाएगा, बल्कि रिकवरी भी की जाएगी। और उद्देश्य हमारा ये है कि जो वास्तव में बहुत गांव में और कस्बों में, शहरों में हम जाते हैं, गरीब लोग मिलते हैं, वास्तव में जिनको जरूरत है वो लोग तो इस योजना से बाहर हैं। अब इसकी भी एक कहानी है। कहानी ये कि जब नाम जोड़ेंगे, मैं मान लो सरपंच हूँ, अर्जुन से मिलकर जो ये कोर्ट गेट और अपने सांकला फाटक वाली है, इसका समाधान का बिल्कुल प्रयास रहेगा। और साथ में हमारे मुख्यमंत्री को धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि पिछले बजट में जो 10 जुलाई को पेश हुआ था, उसमें आपने माननीय मुख्यमंत्री नागरिक जी के जो आरोपी 30 करोड़ स्वीकृत किए थे, उसका भी हम जल्दी से उसकी डीपीआर बनाकर जल्दी उसका काम शुरू करें, ताकि उससे भी बीकानेर की जनता को लाभ मिले। कांग्रेस विधानसभा में, कांग्रेस के विधायक विधानसभा में बैठे हैं, कांग्रेस जो धरने पे बैठी है, लोगों की रहने की जो समस्या है वो अगर हो जाए तो बिल्कुल शिवाड़ी आवास योजना इसी साल आ जाएगी। दिवाली से पहले पक्का आश्वस्त करता है कि उससे आम मध्य वर्गीय व्यक्ति को अपने आवास की सुविधा मिल पाएगी। और मैं आपको कहना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी भी ये चाहते हैं कि जब हमारी मीटिंग हुई तो वो भी चाहते हैं कि बीकानेर शहर बढ़े। जब यहाँ पर कुछ सरकारी ऑफिसर्स की बिल्डिंग के स्थान का निस्तारण की बात आई, तब उन्होंने ये बात कही कि शहर बढ़े बीकानेर, आप एक सीमित दायरे में मत सोचिए, शहर को लंबा बढ़ाइए, लंबा बढ़ाओगे तभी बढ़ेगा इस चीज का। तो उस दिशा में हम आवासीय न सिर्फ शिवाड़ी बल्कि यूआईटी के जो बीडीए हो गया आज के टाइम में, वो बीडीए के द्वारा भी नई आवासीय योजना लेकर आए, जिससे आम लोगों को लाभ मिल सके। और न सिर्फ लाभ मिले, बल्कि ये प्रयास भी बीडीए के द्वारा की जो योजनाएं आप लाए, उन सब में भी सड़कों का अच्छा और पार्क और अच्छे बने, ताकि लोगों को ये लगे कि यहाँ भी सरकारी योजनाएं हैं और उसमें सब सुविधाएं उनको मिल रही है। विधानसभा में तो धरने पे बैठी है, बहुत 2 बजट में होगी, कुछ अगले बजट के कांग्रेस विधानसभा में धरने पे बैठी है, तो गहलोत कल घेराव भी कर रहे हैं, वो गहलोत क्या ने बयान दिया कि प्रोब के लिए देखिए, जो सदन में हो रहा है वो सिर्फ कांग्रेस में आपस में नेताओं के हित है। कांग्रेस 4-5 गुटों में वहां बंटेगी, हर नेता अपने आप को विधानसभा में आगे देखना चाहते हैं, तो इस आगे दिखाने के चक्कर में ही वो आपस में लड़ रहे हैं, और आपस में लड़ रहे हैं तो इसीलिए सदन में गतिरोध। वो कह रहे इंदिरा गांधी का अपमान किया है। मेरे ख्याल से ऐसा कोई शब्द नहीं था जिसमें कोई अपमानित वाली बात उनको लगे। और वैसे भी सदन की हमारी परंपराएं है, कोई बात हो तो बैठकर उनको समाधान निकले बात का, तो सदन चलना चाहिए लोगों पर। विषय ये है कि जिस तरह दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी जीती, महाराष्ट्र में जीती, हरियाणा में जीती, तो अब कांग्रेस हताश हो चुकी है, तो इस तरह के प्रयास कर रही है कि सदन ना चले। कोई विषय मुद्दे उनके पास है नहीं, डबल इंजन की सरकार में काम हो रहे हैं, कहीं शिकायत हो नहीं रही, जनता खुश है, किसान खुश है, तो उनको ये लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा बेतुका विवाद उठाए जिससे कि सदन की कार्रवाई में गतिरोध हो। पूरे प्रदेश से बुलाया गया है लोगों को। अब वो तो विपक्ष का काम है, विपक्ष को अपना काम है। ऐसा ही भर्ती को लेकर सर आपका क्या स्टैंड है? आप भी उस कमेटी में शामिल हैं। सरकार ये अभी कोर्ट में ये मामला है, इस पे मेरा बोलना ठीक नहीं रहेगा। कोर्ट में मामला है, कोर्ट न्यायालय में। ममता बनर्जी ये कह रही है कुंभ जो है मौत का कुंभ है, क्या कहते हैं? देखिए, इस तरह के बयान यहाँ बीकानेर में भी कुछ नेताओं द्वारा दिए गए, मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ और मैं उनसे पूछता हूँ, क्या सिर्फ वो हमारे देश के देवी देवताओं के बारे में बोलने की हिम्मत रखते हैं, या दुनिया में और भी देवी देवता उनके बारे में ये बात रखने की बात रख सकते हैं? क्या उन्हें हमारे धर्म पे कुटाराघात करने का किसने हक दिया है, जो आप हमारे धर्म के बारे में इस तरह की बात करो? धर्म उनका भी है, सबका धर्म है। तो इस तरह की जो भी नेता बात करता है, मैं उसकी कड़ी आलोचना करता हूँ। बीकानेर के भी जन नेताओं ने इस तरह के शब्द का उपयोग किया था, बड़ी शर्मनाक बात है, और उनकी तो राजनीति इन्हीं शब्दों से चलती है। इस तरह की बातें करके ही वो करते हैं, और मैं कहूंगा कि वो अपने क्षेत्र के दूसरे वोटर जो उनके हैं, उनके बारे में इस तरह बात करके रखे ना, कि तब उनका पता चले कितने को धर्मनिरपेक्ष बात रख रहे हैं।